हेलो एवरीवन। मैं श्रेयम सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिजलेंस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ये चैनल अप्रोक्सीमेट लास्ट मंथ 17th को स्टार्ट किया था और हमें तब से लेकर के अभी तक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है हमें, और इसी प्यार से हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए कमिटेड हैं। हम डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर मिल सके। इसके लिए हम कई स्टेप्स भी ले रहे हैं। कुछ इंप्रूवमेंट आपको हर वीडियो में दिखने को मिलेगी। जैसे आज की ही वीडियो में आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही होगी कि एज अ व्यू आप जैसे देखना चाहते हैं, और डे बाय डे जैसे हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा हमें, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता रहेगा हमारे चैनल में। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट थिंग्स, इंप्रूवमेंट विल गो ऑन। बस अपना प्यार हम पे बनाए रखिए, ठीक है। नाउ बैक टू द वर्क आवर कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी? इंडियन स्टेट जो इंडिपेंडेंट हुए उनके ऊपर। उसमें से कुछ स्टेट्स रहते थे, अगर जो क्विक रिवीजन करते तो क्विक रिवीजन चलते हैं लास्ट लेक्चर का, कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई और रीजनल स्टेट्स जो थे, रीजनल स्टेट्स राइज हुए। सी इट्स अ कंसेप्ट व्हेनेवर अ सेंट्रल अथॉरिटी, जब भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ये सेंट्रल अथॉरिटी ये जब भी डिक्लाइन होगी तो रीजनल पावर ऑलवेज विल राइज। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू कीप इन योर ब्लड इन दैट whenever the central power will decline, the regional power will rise and the conflict will take a big place and a foreign invader will take the advantage of this. Always remember these points. ये आप बसा लीजिए। जब भी घटेगा सेंट्रल पावर, रीजनल पावर राइज होगा और विदेशी आक्रमणकारियों को ये मौका लगेगा, क्योंकि हम टुकड़ों में बच जाएंगे तब। सो हमने कौन से राज्य देखे थे? हमने हैदराबाद देखा था, हमने कर्नाटक देखा था, हमने बंगाल देखा था और हमने अवध देखा था। ये 4 स्टेट्स पे हमने चर्चा की थी। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे आज हम जिस स्टेट से स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैसूर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैसूर। नो, मैसूर में अगर हम पहला मैं आपको बोलूँ बनाइए पहला हेडिंग, तो फाउंडर एंड रूलर, पहला कॉलम, फाउंडर एंड रूलर ऑफ मैसूर। सी इट वाज फाउंडेड बाय हैदर अली ने इसको फाउंड किया था। एंड देन टीपू सुल्तान अ रूलर। आप टीपू सुल्तान के आगे 3, 4, 5, 6 जितना मन करे उतना स्टार लगा लीजिए। ही वॉज द एक्सेप्शन मैन, ही वॉज द ग्रेट विजनरी मैन। इनका आपने बहुत नाम भी सुना होगा बहुत जगह। बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनकी सोच बहुत आगे तक की थी। ही वॉज अ ग्रेट एक्सेप्शन मैन। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, यू शुड मेक द स्टेप्स, इम्पोर्टेंट स्टेप्स, कि मैसूर ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए इंडिपेंडेंट होने के बाद। देन फर्स्ट स्टेप, ऑल द स्टेट्स का मैंने जैसे बताया ये इंडिपेंडेंट होंगे तो जमींदार स्लेबलेस होंगे। तो सिंपल पहला स्टेप, हर किसी ऑल राज्य का पहला स्टेप इसको लिख सकते हो, सप्रेस्ड जमींदार्स। कौन से जमींदार्स को? रेबेलियस जमींदार्स को। लास्ट वीडियो को रिमेंबर कीजिए, रेबेलियस जमींदार्स को सप्रेस किया। नेक्स्ट स्टेप, रेवेन्यू रिफॉर्म। इनके अच्छे थे रेवेन्यू रिफॉर्म्स। देन और ये रेवेन्यू, फिर मॉडर्न आर्सेनल्स। देन इन्होंने सबसे और जो आगे बढ़कर इन्होंने काम किया कि जो कोस्टल एरियाज जो समुद्र तट से जुड़े हुए एरियाज थे, इनको ऑक्युपाई किया। ऑक्युपाइड कोस्टल एरियाज को ऑक्युपाइड करने का मेन इनका टारगेट है था। इफ यू ऑक्युपाइड द कोस्टल एरिया, इट मीन्स योर डीलिंग योर कंट्रोल इज ओवर द ट्रेड विद द ईस्ट एंड ट्रेड विद द वेस्ट एंड ईस्ट। दोनों कोस्ट को कंपेयर कर लिया, मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो ट्रेड है उसके ऊपर आप कंट्रोल ले रहे हो। अगर आप कोस्टल एरिया को कंट्रोल कैप्चर कर रहे हो तो मतलब, तो इन्होंने कोस्टल एरिया को कैप्चर करके ये दर्शाना चाहा कि हम ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट अपना मलाबार कोस्ट
नहीं गया इनके अंदर, मलाबार कोस्ट नहीं हो पाया था इनसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, we will see the ड्रॉबैक्स मतलब क्या झटके थे इनके लिए। झटके समझ ही पा रहे होंगे आप, झटके मतलब फर्स्ट ड्रॉबैक वाज इट वाज अ वरिंग स्टेट, इट वाज ए वरिंग स्टेट, आई थिंक सो इट वाज ए वरिंग स्टेट। फर्स्ट ड्रॉबैक इज वरिंग स्टेट, मतलब हमेशा इसको चिंता लगी रहती थी, हमेशा चिंता में ही रहता था कि कब किस मतलब आसपास के स्टेट से कि कब ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा, कब मेरे ये रहेगा, मतलब हमेशा चिंता में बीत गया स्टेट। सेकंड इनको था कि ये फेल हुए, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये स्टेट फेल रहा। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के एक्चुअल नेचर थे, एक्चुअल नेचर ब्रिटिश के जो थे उसको अंडरस्टैंड में फेल रहा ये पूरी तरीके से, आप ये कह सकते हैं। एक्चुअल नेचर को ये ब्रिटिश के समझ नहीं पाए। और तीसरा आप इनका ड्रॉबैक, इनके सल्तनत का ड्रॉबैक कह सकते हो, विजन्स ऑफ टीपू सुल्तान, ये भी एक ड्रॉबैक है। टीपू सुल्तान के विजन्स, ये बंदा बहुत दूर तक की सोच रखता था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो, विजन्स ऑफ टीपू सुल्तान, ये बंदा बहुत दूर की सोच रखता था। अभी मैंने आपको और एक चीज़ बस आप याद रखिए, ये वरिंग स्टेट थे, फेल्ड हुए ब्रिटिश के इसको समझने में, और विजन्स ऑफ टीपू सुल्तान ड्रॉबैक बने। बट इस स्टेट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो एक चीज़ आप याद रखें वो है कि इट इज अ एक्सेप्शन। ये स्टेट को हम बोल रहा हूँ एक्सेप्शन था अंडर टीपू सुल्तान। जब टीपू सुल्तान था तो जितने भी मैंने आपको अभी फैक्ट्स बताए वो सब एक्सेप्शन हो जाते हैं इस बंदे के अंदर। इस बंदे ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, द मैन हैज रियली डन मेनी रिफॉर्म्स इन एवरी फील्ड, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। बस इसके विजन भी पर इसके ड्रॉबैक बन गया है, इसके विजन्स बहुत दूर तक के थे जो उस समय के लोगों को समझ में नहीं आए इतने। ओके, now next state, now what is the next state about, now we will move on केरला। see केरला को अगर मैं बांटना चाहूं तो केरला पहला था जमुरीन, ये 4 राज्यों के समूह को केरला बोल रहा हूँ आज की, जमुरीन। फिर दूसरा था चिराक्कल, फिर तीसरा था कोचिन, और चौथा था ट्रैनवैनकोर। ये 4 थे। ये 3 का उतना कोई महत्व है नहीं हिस्ट्री में, ज़्यादा तो मिलते भी नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ लिए कि ये 3 भी थे केरला में। ये भी ब्रिटिश अलायंस हो गए थे, ये भी ब्रिटिश के साथ अलायंस कर लिए थे। पर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा ट्रैनवैनकोर। इस पे सवाल आते हैं, तो ट्रैनवैनकोर को हम देखते हैं। ट्रैनवैनकोर, इसमें 2 शासक थे, एक मर्कंड वर्मा और एक राम वर्मा। ये 2 शासक थे इस डायनेस्टी के, मर्कंड वर्मा, राम वर्मा। हुआ ये बता देता हूँ, 1726 में मर्कंड वर्मा जो थे, मर्कंड वर्मा ये किंग बने। फॉलो किया इनको राम वर्मा ने, इसके बाद राम वर्मा बने, और इन्होंने एक पीसफुल अलायंस कर लिया, कुछ युद्ध नहीं कुछ नहीं, इन्होंने एक पीसफुल अलायंस कर लिया ब्रिटिश के साथ। मैंने जो आपको जमुरीन स्टेट बताया ना, वो जमुरीन स्टेट हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब पोर्टुगीज को पढ़ेंगे, तो उस समय जमुरीन स्टेट का आपको रोल बताऊंगा। इन्होंने क्या क्या पीसफुल अलायंस कर लिया ब्रिटिश के साथ। सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। केरला ने क्या कोई खास नहीं, उन्होंने बस पीसफुल अलायंस कर लिया। बस 2 नाम आप याद रखिए, मर्कंड वर्मा और राम वर्मा, ये 2 नाम याद रखिए, पूछते हैं कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट,
एरियाज अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास के एरियाज। सबसे पहले आते हैं राजपूत्स। राजपूत्स, अब देखिए राजपूत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो पहले बताता हूँ हुआ क्या। राजपूत्स और जाट्स दो आते थे। तो राजपूत्स का अगर मैं आपको बताऊं, राजपूतों का, तो ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड सिचुएशन वेयर, ओल्ड सिचुएशन वेयर प्रिवेलिंग, वेयर प्रिवेलिंग, ओल्ड सिचुएशन वेयर प्रिवेलिंग। और लेकिन एक राजा थे, राजा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह। दिस मैन वॉज एक्सेप्शन, ये बंदा एक्सेप्शन था, राजा सवाई जय सिंह। इस वक्त इस बंदे की अलग ही सोच थी, तो ही इज अ एक्सेप्शन मैन। ओके, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब वो तो राजपूतों की अगर सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे अगर हम ये राजपूत अभी जैसे पूरे देश में हम कौन से सेंचुरी पे अभी हैं, 18th सेंचुरी पे हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। ये राजपूत मिडिवल इंडिया में ही जी रहे थे अभी तक, मिडिवल इंडिया में ही अभी तक जी रहे थे। इनका कल्चर, इनका सब कुछ ये उसी तौर तरीके से जी रहे थे। इन्होंने भी नेगलेक्ट किया, सेम चीज़ क्या नेगलेक्ट किया इन्होंने, ब्रिटिशर्स की इंटेंशन को, ये सेम इन्होंने गलतियां रिपीट की। अगर आपको अब एक्सेप्शन मैंने आपको भी एक बताया था, कौन थे, एक राजा सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ये एक्सेप्शन मैन थे। इनको एक्सेप्शन मैन बोलना, उनको ग्रेट मैन बोलना। राजपूतों में ये सबसे ग्रेट मैन थे। बहुत लोग बोलते हैं वीर महाराणा प्रताप थे सबसे बड़े राजपूत, तो ये थे वो थे। अगर आप मेरी नज़र में देखें या किसी भी जो विजनरी पर्सन थे, तो राजा सवाई जय सिंह वॉज अ ग्रेट राजपूत, क्योंकि इनके विजन्स आप देखेंगे ना, देखिए एक एक करके, ये जो मैं शब्द लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रूलर, ये इनको टाइटल मिला हुआ है इन दी एनसीईआरटी ऑफ द 12, ये इनको टाइटल मिला हुआ है आउटस्टैंडिंग। अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रूलर, ये फैक्ट है, और इनको एक टाइटल मिला हुआ है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग रूलर, बहुत ही बेहतरीन रूलर थे। एक्सेप्ट जैसे मैसूर में टिप्पू सुल्तान एक एक्सेप्शन थे, तो राजपूत में ये एक एक्सेप्शन थे। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए थे। सोशल रिफॉर्म्स के तहत इन्होंने सती प्रथा भी खत्म की, सती प्रथा पे भी बैन किया। एक्चुअली आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सती प्रथा ना जौहर जिसको बोलते हैं, बहुत जगह तो जौहर बोलते हैं, जौहर, ये सबसे ज़्यादा राजपूत में ही चलती थी। तो इस चीज़ को पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने समझी, जिन्होंने इस टॉपिक, इस मुद्दे को समझा कि ये सही नहीं है कि अपने जान दे देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये अपने देश के प्रति जान दे देना, वो युद्ध में अलग बात है, वो ठीक है, वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से सती प्रथा के द्वारा, जौहर के द्वारा जान देना, ये कहीं तक सही नहीं लगता है। इन्होंने इस बात को समझा पहले राजपूत शासक, इसलिए आउटस्टैंडिंग रूलर बोल रहे हैं। और एक पॉइंट देखिए इनको आउटस्टैंडिंग रूलर बोलने का, ये मैन ऑफ साइंस, देखिए ये जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल्स हैं, ये लिखे हुए हैं। मैन ऑफ साइंस, ही वॉज द मैन ऑफ साइंस। अब बोलिए मैन ऑफ साइंस कैसे, 18वीं शताब्दी में ऊपर से जब राजपूत जो है मिडिवल इंडिया में जी रहे हैं, तो उस समय ये बंदा साइंस की बात कर रहा है, इसको मैन ऑफ साइंस का दर्जा मिला है, मैन ऑफ साइंस। ऐसा भला क्यों, देखिए ऑब्जर्वेटरीज आप इसके देख सकते हैं, कहाँ कहाँ, उज्जैन, दिल्ली, यहाँ आपको इनके ऑब्जर्वेटरीज मिलेंगे जो इन्होंने, मतलब जब पूरा इंडिया कॉन्कोर होने पर था, हर जगह स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, अपने खून के प्यासे थे और युद्ध में सब लगे थे, ये बंदा साइंस के बारे में सोच रहा था। तो आप इनके विजन को देखिए, उस समय साइंस सोच रहा था बंदा। अनदर थिंग ही कंट्रोल ऑन डाउरी सिस्टम, सती प्रथा तो राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी खत्म, लेकिन राजपूतों में फिर भी चलता आ रहा था। तो जिन्होंने राजपूतों में पहला राज शासक थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। अगर किसी का डाउट होगा तो समझ लीजिए। नाउ कंट्रोल ऑन डाउरी सिस्टम,
सबसे एक और मेजर स्टेप देखिए, डाउरी सिस्टम पे इन्होंने कंट्रोल किया। इन्होंने ये भी समझा, मतलब महिलाओं के हक को इन्होंने समझा, महिलाओं को सम्मान दिया। ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने महिलाओं के हक को समझा और लॉ बनाए, सती के अगेंस्ट एकदम सख्त कानून बनाए। इवन लॉ मेड अगेंस्ट अगेंस्ट सती एंड व्हाट वी सेड दिस डाउरी सिस्टम, against sati and dowry system law has been made and passed. Okay, ये जो है, ये मैं इसको देखिए हूबहू यही लाइन लिखी है एनसीईआरटीज में और बड़ी से बड़ी किताबों में इस राजा के बारे में। दिस आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ये लाइन बहुत ही यूनिक और क्रूशियल लाइन हर जगह लिखी है। आउटस्टैंडिंग प्रिंस रूल्ड जयपुर के शासक थे फॉर कितने साल, 44 ईयर्स, 44 साल तक राज किया। कहाँ से कहाँ तक, 1699 से 1743 तक। ये देखिए दिस आउटस्टैंडिंग प्रिंस, ये देखिए आउटस्टैंडिंग, ये टाइटल बहुत कम लोगों को मिले हैं इतिहास में आउटस्टैंडिंग का, राजा सवाई जय सिंह को मिला हुआ है। तो ये थे बंदे, एक यूनिक बंदे थे और एक महान व्यक्ति थे हमारे नजरों में। लेट्स मूव ऑन। आप बात करते हैं जाट्स की। दिल्ली के आसपास जाट्स भी थे बसे हुए, हरियाणा के बारे में इनका कोई उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं ना। ये थे, क्या पता है, जाट्स दो मोस्टली थे, ये एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं और इनके लोग जो थे हमारे यहाँ मुगल्स जो है ना, मतलब ये जो मुगल्स थे उस समय, उसके सेना में सिपाही का काम करते थे ये सारे जाट्स। और सिपाही का काम क्यों करते थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर करते थे, तो क्योंकि ये मुगल सेना के सिपाही में हैं तो इनको थोड़ी राहत मिल जाती थी, इसलिए वो वहाँ जुड़ जाते थे। तो मेनली इनका काम था एग्रीकल्चर का, उतना उस युद्ध में ये लोग विश्वास रखते नहीं थे, एग्रीकल्चर। फिर ये क्या थे, वॉरियर्स इन मुगल आर्मी में वॉरियर्स थे। देन इनको रिलैक्सेशन मिल जाता था मुगल्स की तरफ से, उस कारण अभी जो मैंने आपको बताया। और राइवल कब स्टार्ट हुआ, इनके लिए टेंशन स्टार्ट हुआ जब इनका, अगर उनका टेंशन राइवल हुआ टाइम ऑफ औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब से इनकी थोड़ी तनातनी हो गई थी, तो उनके समय थोड़ा टेंशन स्टार्ट हो गया इनके और ब्रिटिश के बीच में। और इंडिपेंडेंट भरतपुर, इन्होंने भरतपुर का निर्माण किया। आई थिंक यू हैव हर्ड और नॉट दैट सॉन्ग ऑफ सोनाली बेंद्रे, लुट गया रे सारा भरतपुर, लाइक दैट द लिरिक्स आर देयर। सो वो यही है भरतपुर, इसका इन्होंने निर्माण किया। भरतपुर का, भरतपुर नहीं दिख रहा होगा आपको क्या, ये देखिए भरतपुर, मैं यहाँ लिख देता हूँ भरतपुर, इसका इन्होंने निर्माण किया इंडिपेंडेंट स्टेट का। इज दैट पॉइंट क्लियर, इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं चलिए भरतपुर की कोई आपको विशेषताएं बता देता हूँ थोड़ी, भरतपुर की खासियतें क्या थी। तो भरतपुर देखिए, पहला ये तो इंडिपेंडेंट था, पहली खासियत, मुगल्स का इनका कोई राज नहीं। सेकंड पॉइंट, इनके स्थापक कौन थे, तो आप स्थापक का नाम याद रख लीजिए, चूड़ामन एंड बदन सिंह, दीज टू वेल दी फाउंडर। एंड जाट पावर जो है वो जो है एकदम टॉप पे, बोलेंगे एकदम टॉप पे, जब अपने इतना भी टॉप पे हुआ नहीं था कि अदर स्टेट्स को कैप्चर कर लें ऐसा, लेकिन फिर भी इनके विद इन द स्टेट बोले अगर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा तो इन दी रिंग ऑफ, मतलब किसके शासनकाल में, तो ये हमारे सूरजमल के शासनकाल में, सूरजमल, ठीक है, इनके शासनकाल में रही है सबसे पीक पे, ये याद रखिए। बस इतना याद रखना है आपको, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बंगश पठान्स एंड रोहिलास, बंगस पठान्स एंड रोहिलास, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। दो नाम याद रखिए, मोहम्मद खान बंगश और अली मोहम्मद खान, जस्ट
ये दो नाम याद रखिए। ये दोनों ही जो थे एडवेंचरस थे, अगर इनकी कोई बताऊँ एडवेंचरस, शौक बहुत था, और हमेशा आपस में ही फाइट, मतलब कभी जाट्स के साथ लड़ लिए, तो कभी राजपूत के साथ लड़ लिए, तो कभी मराठा के साथ लड़ लिए। यही युद्ध करने में ही ये लोग अपना पूरा बिता दिए, पूरी पावर अपना लॉस कर दिए बस। नेक्स्ट 6, दीज आर द इम्पोर्टेंस। अब आई ना भैया इम्पोर्टेंट, 6 की बात करते हैं। 6 का अगर हम फेस बोले तो तीन जगह थे, गुरूज, पंजाब अंडर रंजीत सिंह। अगर मैं बांटना चाहूँ अपने सहूलियत के लिए, हमारे पढ़ाई के सहूलियत के लिए बांटना चाहूँ, तो हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं द सिख का कार्यकाल। गुरूज का कार्यकाल, पंजाब जब रंजीत सिंह थे वहां पे, और मिसल, ठीक है, दिस रंजीत सिंह एंड द गुरूज, ठीक है। पंजाब को अगर मैं बोलूं एक वर्ड में, लैंड ऑफ प्रॉस्पोरस, मीन्स इतना सुंदर जगह, इतना अच्छा जगह क्या नहीं है वहाँ, स्वर्ग से भी अच्छी जगह जिनको बोल सकते हैं ब्यूटी, प्रॉस्पोरस एंड ब्यूटी। ब्यूटी के मामले में तो जवाब नहीं इतना। और हिस्ट्री को अगर हम क्लासीफाई करें तो हिस्ट्री को देखिए 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया मैंने अभी, लेकिन हम 18वीं शताब्दी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। 18वीं शताब्दी में देखते हैं, गुरूजर का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जब हम एशियंट और मिडेवल पाएंगे तब उनको देखेंगे। और अभी हम फिर चलते हैं पंजाब को 18वीं शताब्दी में लेके 18th सेंचुरी में। पंजाब 18th सेंचुरी में कैसा था, जब ब्रिटिश इंडिया में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सीधा उस समय जो रूरल थे हमारे रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह। अब बताओ इनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या थे। तो भैया इनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये थे कि इन्होंने डिफाइंड पॉलिटिकल मैप इन्होंने डिफाइन किया। फिर इन्होंने रिफॉर्म्स लाए ऑल फील्ड में रिफॉर्म्स लाए, रिफॉर्म्स। फिर नॉन कम्युनल अप्रोच, धर्मनिरपेक्षता, नॉन कम्युनल अप्रोच, धर्मनिरपेक्षता। देन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज इन द कोर्ट, मतलब दरबार में बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज थी इनके, इज इन दी कोर्ट, बहुत आउटस्टैंडिंग। और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, अगर ये लोग अपना अच्छा यूटिलाइज करते हैं ना, ये लोग ब्रिटिश को नहीं कुछ देते बिल्कुल। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया इनके पास थी, समझिए भैया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। फिर भी ये लोग ब्रिटिश को रोक नहीं पाए, क्योंकि आपस में लड़ने में सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। ड्रॉबैक देख लेते हैं जनाब के, ड्रॉबैक क्या थे पंजाब के। हर राज्य के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, बिना ड्रॉबैक के ब्रिटिश इतनी आसानी से सक्सेस नहीं कर पाती। तो इनके जो ड्रॉबैक थे कि ये भी एक रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट बन के रह गया था, तो मैंने बोला ये रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट है। फिर हमेशा बॉर्डर्ड अबाउट आर्मी के बारे में बहुत सोचते थे, ये चिंता बनी रहती थी। फिर जो ये रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे ना, बोला ना ऑल फील्ड्स में रिफॉर्म्स, ये बस नाम मात्र के रिफॉर्म्स बन के रह गए, सुपरफिशियल, मतलब नाम मात्र के, ख्वाबों के रिफॉर्म्स बन के रह गए। फिर इंग्लिश जो थ्रेट है, इंग्लिश थ्रेट को इन्होंने नज़रअंदाज किया, नेग्लेक्टेड इंग्लिश थ्रेट, इस चीज़ को समझिए। मतलब इंग्लिश की इंटेंशन को, मतलब ऐसा ही है, क्या उखाड़ लेंगे, ऐसी करते रहे, तो ये गलती थी इनकी। तो पंजाब क्लियर, पंडा क्लियर। अब चलते हैं मराठास के फेस को भी मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। पहला हिस्सा दूंगा मैं मराठा स्वराज को, दूसरा हिस्सा मैं दूंगा पेशवा को, पेशवा डोमिनेंस जब पेशवा का चल रहा था, और तीसरा हिस्सा मैं दूंगा मराठा कॉन्फेडरेशन को। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सभी स्टेट में अभी तक हमने जितने स्टेट पढ़े हैं
उनमें ये मैं ये बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इस पर हम डिटेल में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारा आखिरी स्टेट है, बस देखते रहिए। 3 स्टेट में बात है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा मराठा स्वराज की। मराठा थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ, इस पर हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये मेडिवल इंडिया का पार्ट है, मेडिवल इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए हम डिटेल मेडिवल इंडिया में लिखते हैं। इनको भी थोड़ी बता देता हूँ। इसके फाउंडर थे वीर शिवाजी महाराज, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है, वीर शिवाजी महाराज फाउंडर, ठीक है। इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इनका में मुगल्स के साथ और डेक्कन स्टेट्स के साथ, और ये लड़ रहे थे स्वराज के लिए, ठीक है। ये ओवरव्यू मिल गया। अब अगर पेशवा डोमिनेंसी की बात करूं मैं, पेशवा डोमिनेंस की, तो ये जो थे सिविल वार हो गया भैया इनके बीच में। किनके बीच में? कोल्हापुर और सतारा के बीच में। ये दोनों ही दोनों के बीच में सिविल वार हो गया भैया, तो यहाँ तो गृह युद्ध हो गया, ठीक है। पेशवा पे डोमिनेंसी पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, रुकिए जरा सब्र खाइए। बस स्वराज पे हम मिडिवल इंडिया में अच्छे से बात करेंगे। शिवाजी के ऊपर तो एक पूरी वीडियो भी कम पड़ जाए, उनके इतने बड़े कारनामे हैं, इतना उन्होंने बुलंदियां हासिल की हैं, और जो उन्होंने किया है उनके लिए तो एक पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी, तो इसलिए उनका अलग से आएगा पूरा वीडियो, पूरा एक डिटेल उनके के ऊपर, स्वराज के ऊपर, तो उसकी चिंता मत करिए, डिटेल में पढ़ेंगे। हम 18वीं शताब्दी का देख रहे हैं, तो हम देखेंगे अभी पेशवा डोमिनेंसी। पेशवा डोमिनेंसी पहले फाउंडर और रूलर को देखते हैं, जैसे फॉर्मेट में चल रहे थे। बालाजी विश्वनाथ, इसको पहला नंबर दीजिए। दूसरा नंबर दीजिए बाजीराव। बाजीराव मस्तानी देखिए किसी ने? यही है, यही है उसके बाजीराव। बालाजी बाजरा, सॉरी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। फिर चौथा माधव राव, ठीक है। ये 4 को रखिए आप, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं क्या क्या थे। सबसे बड़ा अगर मैं बोलूं इनकी उपलब्धियां गिनाऊं, तो ट्रीटी ऑफ 1719। हम मुगल डिक्लेरेशन में मैंने आपको बात किया था, जब सैयद ब्रदर्स के बारे में बता रहा था, कि सैयद ब्रदर्स ने ट्रीटी ऑफ 1719 पे साइन किया था। ये हो गई सबसे बड़ी बात। जो काम शिवाजी महाराज ने जिसके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, संभाजी राजे ने जिसके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, स्वराज के नाम, वो स्वराज मिल गया इनको इस ट्रीटी से। 1719 के ट्रीटी से स्वराज उन्हें मिल गया। शिवाजी और संभाजी का सपना सच हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है इनके लिए। फिर सेकंड उपलब्धि, एलिमिनेटेड कोल्हापुर। देखिए, पेशवाओं का कैपिटल सतारा हुआ करता था। कोल्हापुर एज एनिमी, मतलब हरा दिया, लेकिन एनिमी के तौर पे एलिमिनेट किया, फ्रेंड बन गए भैया। अब इन्हीं के डोमिनेंसी चल रही है यहाँ पे भी, इनका ही कोई ना कोई बैठेगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडरेशन। फिर और एक बात, बिकेमिंग ऑल, पेशवा डोमिनेंसी के अंदर ये ऑल इंडिया एम्पायर बन गए थे। इवन मुगल एम्पायर इनके अंडर आ गया था, ऑल इंडिया एम्पायर। अभी मैंने आपको शायद डिक्लेरेशन ऑफ मुगल में बताया होगा कि शाह आलम जो है कुछ सालों तक मराठाओं के संरक्षण में, शाह आलम द्वितीय मराठाओं के संरक्षण में पेंशनर बन के रहा था, मैंने आपको बताया होगा, तो समझ लीजिए। फिर डोमिनेंसी ऑफ ऑल, और ये कब तक इन्होंने एंजॉय किया ये सारी चीजें? 1761 तक ये सारी चीजों, मतलब 1719 में इनको स्वराज जो मिला,
1761 तक ये लोग ये सारी चीजें एंजॉय करते रहे, पूरे भारत का लगभग कंट्रोल अपनी पर। ठीक है, ये तो हो गई उपलब्धियां, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना भैया, तो दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये लोग चूक गए, कहाँ कहाँ इन लोगों ने गलतियां की, और अब क्या जरूरत है सुधारने की, मतलब क्या सुधार नहीं पाया और किसके वजह से इनका डिक्लिनेशन हो गया। तो पहला, फॉलोड सेम पैटर्न। इनका सेम पैटर्न, इनका सेम पैटर्न, मुगल एम्पायर का सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो कर लिया। सबसे बड़ी गलती, जिस पैटर्न से मुगल एम्पायर का डिक्लेरेशन हो गया, आप उसी पैटर्न को अपना रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका डिक्लेरेशन हो गया, तो लॉजिकली उन्होंने मिस कर दिया। फिर ये भी एक रेंट एक्सट्रैक्शन कंपनी बन के रह गया, रेंट एक्सट्रैक्शन स्टेट बन के रह गया भैया, कर वसूलो कर वसूलो कर वसूलो बस। फिर सरंजामी सिस्टम, इस पे हम बात करेंगे जब हम रेवेन्यू के सेक्शन में आएंगे। ठीक है, कोई घबराइएगा मत नाम सुन के कि सरंजामी क्या बोल दिया सर ने, अब सरंजामी मतलब खोजते बैठेंगे डिक्शनरी निकाल के, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका सब फंडा क्लियर हो जाएगा। सरंजामी सिस्टम। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ अलायंस। ये जो है ना अलाइज, ये जो है अलाइज पे विश्वास ही नहीं करते थे संगठन, ये जो अलाइज होते हैं इस पे विश्वास ही नहीं करते थे, अकेले करेंगे अकेले करेंगे, अकेले करने के चक्कर में हो गया विध्वंस, मदद पे विश्वास ही नहीं करते थे। अब चलिए, ये तो था पेशवा डोमिनेंसी। और बताओ, अब यहाँ पे आपको अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस दिखा नहीं दिखा ना, वो इसलिए कि मेनली जो है ईआईसी जिससे लड़ी थी वो थी मराठा कॉन्फेडरेशन, ना कि पेशवा। पेशवा से लड़ती ना, पेशवा डोमिनेंसी से उल्टे पांव भागना पड़ता, जीत भी नहीं पाती, इतनी बड़ी आर्मी थी। जब पेशवा डोमिनेंसी टूटी और मराठा कॉन्फेडरेशन इंडिपेंडेंट हो गया, अलग छोटे छोटे बन गए, तब ईएसआई ने बोला अब है मौका, मारो हथौड़ा लेके। तब ईएसआई बोला कि अब हथौड़ा लाओ और मारो इनके ऊपर, क्योंकि अब ये अलग हो गए हैं। तो अब बात करते हैं हम मराठा कॉन्फेडरेशन की। मैंने बोला था इस पर हम थोड़ी देर तक चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मराठाओं का। मराठा कॉन्फेडरेशन देखिए 1761 में फॉर्म हुआ जब पेशवा डोमिनेंसी टूटी। और कारण क्या था पेशवा डोमिनेंसी टूटने का? इनकम्पिटेंट पेशवा को कह सकते हैं, जो बाजीराव द्वितीय आए ना, ये उतने सक्षम नहीं थे, ये अपने होल्ड करके, इनके दरबार के लोग ही इनके नहीं सुनते, तो होल्ड करके नहीं रख पाए सबको साथ में, तो क्या हुआ, टूट गया सर। और एक कारण अगर बोलेंगे हम टूटने का, तो अभी मैंने बताया था सरंजामी सिस्टम, ये भी एक नतीजा है। ये सरंजामी सिस्टम आप लोग बोलेंगे कि ये सर बार बार सरंजामी सिस्टम बोल रहे हैं, बता नहीं रहे सरंजामी सिस्टम क्या है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, सब सर के ऊपर जाएगा, समय बर्बाद और होगा। तो ये सरंजामी सिस्टम को हम जब अलग से टैक्स रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय में आपको डिटेल में तब समझ में आएगा कि ये सरंजामी सिस्टम है क्या। ठीक है, अब मराठा कॉन्फेडरेशन जो था, ये कॉन्फेडरेशन ये 4 थे। पहला ग्वालियर, दूसरा इंदौर, तीसरा बड़ौदा, चौथा नागपुर। ग्वालियर के शासक सिंधिया, इंदौर के शासक होलकर स्टेडियम याद आ रहा होगा, गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। अब देखेंगे ना इन चारों शहर की खासियत, अगर आपको मैं बताऊं, ये जो चारों शहर में आप जाओगे तो आपको इन सरनेम के लोग ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इन्हीं का शासक था वो। और इनमें से अगर मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट कौन था, तो ये थे आपके माधव सिंधिया। अब आपको एक बात बताता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जानते हैं आप लोग? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर आप लोग करंट न्यूज़ देखते होंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जानते होंगे, जो रिसेंटली कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं।
ये जो है ना, इन्हीं के वंशज है, इन्हीं के वंशज है। राजा जी करके बुलाते हैं सब उनको, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे हमारी इस कक्षा को ख़त्म करते हैं। बस आपसे यही है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक दे दीजिए भैया। लाइक देने में क्या जाता है, लाइक तो देना बनता ही है। इतना हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी सहयोग कर दें तो बढ़िया रहता है, ठीक है। स्टेट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।